हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज का टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 एसएसटी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गुजरात बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्या रहने वाला है इस चैप्टर 4 के अंदर। कौन सी किताब किसने लिखी, कौन से टाइम पे कौन सी किताब लिखी गई, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई, सारा लिटरेचर हम पढ़ने वाले इंडियन हिस्ट्री का सारा लिटरेचर चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। इसके अंदर ऋग्वेद से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो हाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिगन, इस शुरुआत कैसे हुई लैंग्वेज की। कई सारी बोलियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं। हमारे इंडिया में कई सारे लोगों ने रूल किया। दिल्ली सल्तनत आई, मुगल डायनेस्टी आई, अंग्रेज आए, तो हमारा जो लिटरेचर है वो कई सारी लैंग्वेज से प्रभावित हुआ है। तुर्की से हुआ, पर्शियन लैंग्वेज से हुआ, अवधी से हुआ, उर्दू से हुआ, कई सारी लैंग्वेज। इसमें मुस्लिम कल्चर भी है, इसमें जैन कल्चर भी है, बुद्ध कल्चर भी है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन फर्स्ट शेयर थॉट। इंसान को अपने विचारों को शेयर करना हो तो सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज कोई शेयर नहीं कर सकते, विदाउट लैंग्वेज हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। पहले के टाइम पे ड्राइंग के माध्यम से साउंड एक्सप्रेशन अपने व्यक्त करते थे। दे आर अर्ली टू स्लोली टर्नेड इनटू लोकल स्पोकन डिलेक्ट्स। कई सारी बोलियां आ गई। रिटन ऑन द स्क्रिप्ट, कई सारे पत्थरों पे आयरन इंस्क्रिप्शन, जो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन, उनके ऊपर कई सारी चीज़ें एनग्रेव की गई, करोदी गई और कई अलग अलग भाषाओं में लिखी गई। वंस लैंग्वेज डेवलप पीपल स्टार्टेड राइटिंग डाउन देयर आइडियाज। जैसे ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने अपने विचार लिखना चालू किया। लोगों ने कंडीशन बताई कि इस टाइम पे भारत में क्या चल रहा है। जो भी यात्री भारत में आए, उस टाइम पे जो भी राजा रूल कर रहा था, उस टाइम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं वैदिक अर्ली एशियन राइटिंग सेंटर अराउंड रिलीजियस। धर्म को सबसे मेन इंपॉर्टेंस दिया गया। लेटर स्टैंडर्ड फॉर्म राइटिंग, पोयम एंड प्ले, कई सारे नाट्य लिखे गए, कई सारी पोएम्स लिखी गई, कई सारे संगीत लिखे गए, कई सारे लोकल फॉक्स लिखे गए, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो लिखे जाते हैं दंत कथाएं, वो लिखी गई। अब बात करते हैं अबाउट संस्कृत के बारे में। सबसे पहली किताब, इसके अंदर अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं मिल रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है संस्कृत, सारी लैंग्वेज की जननी कही जाती है। द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज संस्कृत। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही। फैक्ट क्या क्या याद रखना है वो बताते हैं। सबसे पहला, इट इज़ रेयरली स्पोकन टूडे बट रिमेन विटल एंड रिलीजियस रिचुअल। भाई अभी तो बहुत कम यूज हो रही है संस्कृत, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धर्म के अंदर कई सारी किताबें इट इज़ बेस्ड ऑन द संस्कृत के ऊपर बेस्ड लिखी जाती थी। ये आपको समझ लेना है। क्लियर। अब समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर से आपको आ रहा है। पनिनी नाम के एक संत थे, उन्होंने एक किताब लिखी अष्टाध्यायी। सबसे पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन बन रहा है कि पनिनी ने कौन सी किताब लिखी। अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी, और ये कौन सी लैंग्वेज में थी। संस्कृत की ग्रामर बुक थी। सबसे पहले समझ लेना है, सबसे पहली जो किताब लिखी गई वो पनिनी ऋषि द्वारा लिखी गई। इस किताब का नाम था अष्टाध्यायी, और इसको किस में लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज में। और ये ग्रामर की पहली बुक थी, व्याकरण की पहली किताब लिखी गई। याद रखना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक सन्यासी, एक संत थे पनिनी नाम के, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम अष्टाध्यायी था और संस्कृत ग्रामर की पहली किताब थी। यहाँ पे हमें पहला फैक्ट मिल रहा है। क्लियर, याद रख लेना है। इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। भैया स्कॉलर्स की किताब है, विद्वान की भाषा है संस्कृत। एंड इट रिकॉग्नाइज ग्लोबली आर हाईली कंपेटेबल विथ कंप्यूटर्स। कई जगह इस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा मान्यता है संस्कृत की। अब बात करें हड़प्पन के बारे में। सर ये तो हम जानते हैं, हड़प्पा एक शहर है जो आपका 2500 BC से लेके तो 2500 BC से लेके तो 1750 BC के दौरान डेवलप हुआ। यह हमने एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा सबसे पहला जो शहर मिला उसका नाम था हड़प्पा, और दूसरा जो शहर था उसका नाम था मोहनजोदाड़ो। और आपको ये भी पता है इसकी खोज सबसे पहले 1921, 1922 ये कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, और ये इंडस नदी के किनारे इसकी खोज की है दयाराम भैया ने। इसकी खोज की है राखलदास बैनर्जी। सभी बच्चा जानता है। क्लियर। तो ये उस टाइम से लैंग्वेज जानी गई। तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं मिला। इस स्लाइड में हमें इतना पता चला अष्टाध्यायी पनिनी संस्कृत ग्रामर बुक, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। संस्कृत की जितनी तारीफ करो उतना कम है। अब समझते हैं वेद के बारे में। भाई 4 वेद हैं, सबसे अच्छी चीज़ मिल गई। कितने वेद है, 4। उन वेद के नाम क्या है, ऋग्वेद, समवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले तो ये 4 वेदों के नाम याद रखने हैं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा रहने वाला है, ऋग्वेद रहने वाला है। और हम हर एक वेद का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। तो बुक ऑफ नॉलेज, ऋग्वेद द ओल्डेस्ट बुक, इट फीचर 1028 प्रेयर टू गॉड डिवाइड टू 10 मंडल। बहुत अच्छी बात है।
1028 श्लोक का वर्णन किया गया है। 1028 प्रेयर लिख लो। और इस ऋग्वेद को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट में किसी न किसी देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हर पार्ट में। अब हम डिस्कस कर रहे थे वेदों के बारे में। टोटल 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4 वेद। इनके नाम याद रखने। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के अंदर कितनी प्रेयर है? 1028 प्रेयर है और इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आप सभी को समझ लेना है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 10 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रेयर उषा गॉडेस ऑफ डाउन, मतलब जो सुबह की जो भोर होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, उसकी जो देवी होती हैं उनके बारे में उनके कई सारे मंत्रों का उच्चारण किया गया है। इसमें इंद्र को भी है, इसमें अग्नि को भी है, वरुण को भी है। कई सारे देवी देवताओं के इसके अंदर मंत्र दिए गए हैं। इसमें दिया नहीं है पर इसमें लिटरली है। किसमें? ऋग्वेद के अंदर। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? भैया तू सबसे पुरानी किताब है, तेरे अंदर 1028 प्रेयर है, तुझे 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड वेरियस आयम्स आर डिवोटेड टू इंद्र, वरुण, अग्नि और उषा। इतने 4 नाम याद रखने हैं। अब सामवेद की बात करें, म्यूजिकल गाइड है, गंगोत्री ऑफ म्यूजिक है, एंड वेरियस मंत्र, वेरियस श्लोक्स आर रिलेटेड टू द म्यूजिक इंडस्ट्रीज। दैट्स व्हाई सामवेद इज कॉल्ड गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। ये आपको याद रखना है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे यजुर्वेद। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है। 2 पार्ट हैं। द रिचुअल गाइड्स रिटन इन प्रोज। इसको 2 पार्ट में, प्रोज और पोएट्री, मतलब गद्यांश और पठ्यांश, मतलब पोएम भी लिखी गई है और कुछ आपके चैप्टर्स भी हैं। इट एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म सेक्रीफाइस, यज्ञ, यज्ञ कैसे करना है। तो आपको याद रखना है यजुर्वेद जो है इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। 1 इज द प्रोज एंड सेकेंड इज द चैप्टर वाला जो है इट इज कॉल्ड पोइटरी। पहला प्रोज है, दूसरा पोइट है। इन दिस यजुर्वेद ऑल द हायम्स और श्लोक्स आर डिवोटेड टू रिलेटेड टू द सेरेमनी ऑफ यज्ञ, यज्ञ हवन से रिलेटेड होता है। बात करें अथर्ववेद, द डेली गाइड इट लिस्ट वेरियस रिचुअल एंड कस्टम्स एंड लाइफ साइकिल, सेरेमनी, संस्कार, कई सारे आपकी जो लाइफ साइकिल है, हवन है, कस्टम है, रीति रिवाज है, उससे कई सारे आपके ये रिलेटेड रहने वाला है। कौन सा? आपका लास्ट अथर्ववेद। तो आपको चारों 4 वेद के नाम याद रखने हैं। कितने प्रेयर्स हैं, कितने डिवाइड किया गया है, कौन सा गंगोत्री ऑफ म्यूजिक है, कौन सा आपका संस्कार रिचुअल कस्टम से रिलेटेड है, कौन सा आपका रिलेटेड रहने वाला है यजुर्वेद, कौन सा आपका यज्ञ से रिलेटेड है। तो आपको ये 4 याद रखने हैं। यज्ञ वाला अलग याद रखना है, म्यूजिक वाला अलग याद रखना है, कस्टम्स एंड रिचुअल वाला अलग याद रखना है, और जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है उसको आपको याद रखना है। टोटल 4 वेद, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम डिस्कस करेंगे उपनिषद क्या चीज़ है। फिलोसॉफी दिस टेक्स्ट डिबेट डीप टॉपिक्स लाइक लाइफ, डेथ एंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। देखो, एक तो जीवन, मृत्यु और इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी के बारे में चर्चा इट इज कॉल्ड उपनिषद। उपनिषद इज द बुक विच कंटेन द डिस्कशन ऑफ लाइफ, डेथ एंड द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द उपनिषद? उपनिषद एक ऐसी किताब है जिसके बारे में चर्चा की गई है इन 3 टॉपिक के ऊपर, एक लाइफ, जीवन, डेथ, मृत्यु और क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। इट इज कॉल्ड उपनिषद। फॉर्मेट में याद रखें तो टोटल 108 उपनिषद हैं। कितने याद हैं? 108। जिसमें यदि हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट है वीरभद्रायण। कौन सा है? बृहदनारायण और छंदोगया। कौन सा है? ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, वीरभद्रनारायण है और छंदोगया है। आपको ये 2 उपनिषद याद रखने, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। टोटल उपनिषद की संख्या कौन सी है? 108। कितनी है? 108 उपनिषद है। व्हाट इज द उपनिषद? उपनिषद इज द फिलोसॉफी ऑन द डीप डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन ऑन द डेथ, ऑन द लाइफ एंड द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। सबसे 2 मेन उपनिषद याद रखने, ये क्या नाम है, वीरभद्रनारायण और छंदोगया, और टोटल 108 आपके उपनिषद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको उपनिषद दिया, ये संवेद है, ये यज्ञ है। यज्ञ से कौन सा रिलेटेड है आपका? यज्ञ से आपका रिलेटेड है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। याद रखना है। और ये कौन है? हमारे ये जो देवता है उषा, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ब्राह्मणिकल लिटरेचर गोल क्या है? द एशियन टेक्स्ट रिटन स्पेशली टू ब्रेक डाउन एंड एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स मीनिंग फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर। अभी अरंक्यास क्या है? जो ब्राह्मणिकल, जो ब्राह्मणों ने लिखे हैं कई सारे टेक्स्ट, मतलब वेदों के अंदर बहुत डिटेल में और श्लोक से बताया गया, उनका मीनिंग को एलोब्रेट करके कई सारे ब्राह्मणों ने टेक्स्ट लिखे, उनको क्या कहा जाता है? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब बात करें सबसे पहले फॉर्मेट, दे एनालाइज करते हैं, डीप लेसन करते हैं, मीनिंग करते हैं और चीज़ों को ईजी वे में समझाते हैं। द कंटेंट दे प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन
एंड गाइडलाइंस, पर्सनल एथिक्स एंड करेक्ट बिहेवियर ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट निकल रहा नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कि जीवन को कैसे जीना है, कोई भी चीज़ का ब्रेक डाउन किया है मीनिंग का, उसका एनालाइज किया है। सबसे चीज मेन इंपॉर्टेंट है अरंक्यास। अभी तक हमने 3 चीज डिस्कस कर ली। सबसे पहला वेद, 4 वेदों के नाम आपको याद रखने। सेकंड हमने डिस्कस किया उपनिषद, उपनिषद के बारे में मेन टॉपिक क्या है, 3 चीज़ों पे डिस्कस किया गया है, 2 उपनिषद बताए और टोटल 108 उपनिषद है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है अरंक्यास। अरंक्यास क्या है, जो जंगलों में लिखे जाते हैं, इट इज कॉल्ड अरंक्यास। द मीनिंग ऑफ द नेम, द वर्ड कम फ्रॉम द अरंक्यास विच ट्रांसलेट डायरेक्टली फॉर फॉरेस्ट। The writer, during the final stage of their lives, ancient thinkers, Aryans, left society to live peacefully in forest, ashram. The core topic, while isolated in nature, ये जंगलों में बैठ के कई सारी किताबें लिखी जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, अरंक्यास। मतलब हम अकेले एकांत में जाके जो किताबें लिखी जाती हैं, जो एनालाइज होता है या जो डीप स्टडी होती है, दे ऑल आर कॉल्ड अरंक्यास। क्या कहा जाता है, अरंक्यास इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। अब देखो वेदांग, टोटल वेदांग कितने, 6 वेदांग हैं, कितने, 6। अब देखो द पर्पज, दिस आर द सप्लीमेंट टेक्स्ट डिजाइनेड टू हेल्प पीपल डायरेक्टली प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन को समझने के लिए कुछ वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, आपको इसमें समझ सकते हो। शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा लो। सेकेंड चंदा, छंद, क्या लिया है, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, कल्प और ज्योतिष, ये उनकी किताब है, टेक्स्ट हैं कि आपको वेदों को समझना, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहली शिक्षा क्या है, द नोज ऑफ द वेदास पुरुष डील विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करो, चीज़ों को समझो। फिर छंद मतलब क्या होता है, द फीट ऑफ द वेदास पुरुष फोकस्ड ऑन द पोइटिक मीटर्स, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दिया गया है छंद। फिर व्याकरण, ग्रामर के बारे में बताया गया है। व्याकरण की एक किताब भी लिखी गई है, कौन सी किताब थी, अष्टाध्यायी, किसने लिखी, पनिनी ने। फिर उसके बाद निरुक्त, एटिमोलॉजी, द ईयर ऑफ द वेदास पुरुष एक्सप्लेन डिफिकल्ट रेयर एंड आर्किक वर्ड फाउंड इन वेदास, अलग अलग तरह के जो हार्ड वर्ड है उनके बारे में डिस्कस किया गया। कल्प, द आर्म ऑफ वेदास पुरुष प्रोवाइड स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक रूल्स एंड मैनुअल प्रोजेक्ट फॉर परफॉर्मिंग, क्या सिस्टमेटिकली किस तरह किया जाता है। और ज्योतिष, ज्योतिष मतलब होता है जो हम किसी का फ्यूचर जानते हैं, वो सारी चीज़ें। ये आपकी बुक में दिया है नहीं, सिर्फ आपके में इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। अब समझते, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जागेगा। अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले वेद डिस्कस किया, सेकंड हमने क्या डिस्कस किया, उपनिषद डिस्कस किया, अरंक्यास डिस्कस किए, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्कस किए। वेदांग तो थोड़ा सा शॉर्ट में था, वो आपको याद रखने, 6 रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रखोगे चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं 2 बड़े एपिक्स के बारे में, एक है रामायण, एक है महाभारत। रामायण किसने रचना की, महाभारत की किसने रचना की, कौन सी ज़्यादा बड़ी है, किसमें किसके बारे में वर्णन किया गया। और महाभारत से रिलेटेड है भागवत गीता। महाभारत का जो एक हिस्सा है भागवत गीता, जो शांति पर्व जो है उनका जो पार्ट है उसके अंदर का ही हिस्सा है। सबसे पहले समझते हैं रामायण क्या है। स्मॉलर एपिक है, छोटा एपिक है। लगभग जहाँ तक मुझे पता है रामायण में 24 या 25,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक है जहाँ तक मुझे पता है। एक और देख लें, इसमें श्री रामचंद्र भगवान जो अयोध्या के राजा हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर इट इज़ फिल्ड विथ एक्साइटिंग स्टोरी, कई सारी ट्रैवल, राइटनेस, मतलब कहाँ हमें क्या करना चाहिए। रामायण ये बताती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हर समय पे उनकी भगवान की परीक्षा हुई, उसके बारे में बताया, उन्होंने क्या डिसीजन लिया और कई सारे एडवेंचर्स किए, उसके बारे में बताया गया है। महाभारत, इट होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट सिंगल एपिक एवर रिटन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ जो रिटन है महाभारत। इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। इट सेंटर अराउंड द हिस्ट्री बिटवीन 2 ग्रुप, 2 कजिन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया गया। कौरव और पांडव्स, ये 2 भाइयों थे, 2 कजिन भाई थे, उनके बारे में ही चर्चा की गई है। तो याद रखना, महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं। इसमें किसके बारे में डिस्कस किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक है। इसमें 2 कजिन भाइयों के बारे में डिस्कस किया, एक कौरव थे और एक पांडव थे, उनके बारे में डिस्कस किया। इट कंटेन डजन ऑफ स्मॉलर स्टैंड अलोन मोरल स्टोरी, कई सारी कहानियाँ हैं, इसमें कई सारे ड्रामा हैं। भगवद गीता की बात करें, ये एक सैकड़ किताब है जो कि महाभारत का हिस्सा है। इसमें ये बताया गया है कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। इट कंटेन 3 स्पेसिफिक पाथ, इसमें 3 मेन रास्ते बताए गए हैं, नॉलेज के बारे में और ज्ञान, एक्शन विदाउट अटैचमेंट, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इसके ऊपर पूरी भागवत गीता बेस्ड है। तो भागवत गीता में क्या बताया गया, आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। एंड भागवत गीता इज द पार्ट ऑफ द महाभारत, और इसमें 3 मेन चीज़ की गई हैं, कौन सी, ज्ञान, कर्म और भक्ति। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए उसके बारे में दिया गया है। कई सारे लोग भगवत गीता पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ग्रंथ के बारे में जाना। पहला महाभारत, रामायण, रामायण इज द स्मॉलेस्ट टेक्स्ट, और रामायण के अंदर किसके बारे में बताया गया है, अयोध्या के रामचंद्र भगवान के बारे में बताया गया है।
महाभारत 1,00,000 श्लोक हैं, 2 भाइयों की लड़ाई है कौरव और पांडव में, इसमें कई सारी स्टोरी बताई गई हैं, जबकि रामायण में एडवेंचर्स, राइटनेस, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। भगवद गीता इज द पार्ट ऑफ द महाभारत एंड भगवद गीता कंटेन द मोक्ष, द वे ऑफ मोक्ष, पाथ ऑफ मोक्ष के बारे में बताया गया। और इसमें 3 चीज़ें मेन रही हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पुराण और क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। पुराण क्या है? दिस टेक्स्ट वेयर क्यूरिकल फॉर मेकिंग ओल्ड वैदिक रिलीजियस आइडियाज, कई सारे आइडियाज दिए गए। इसमें जो मेन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली किताब आ रही है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये याद रख लो और कुछ याद मत रखो। किसकी बात कर रहे हैं भाई? कौटिल्य। इस कौटिल्य के 2 से 3 नाम हैं, उन तीनों के नाम के बारे में कोई मुझे बताएगा तो और आनंद आ जाएगा। इस कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त है, इसी कौटिल्य का नाम चाणक्य है और इसका एक नाम कौटिल्य है। इसने एक किताब लिखी जो बहुत फेमस किताब है, इकोनॉमिक के ऊपर किताब है, अर्थशास्त्र। इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। जो चाणक्य है ये किसके दरबार में बैठता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठता था। और ये वही चाणक्य है जिसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उसी चैप्टर में आगे आएगा। देखो, ग्राउंड ब्रेकिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट फोकसिंग ऑन स्टेट। उस टाइम पे गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही थी, पॉलिटिकल साइंस कैसा था, इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, ये किसके दरबार में बैठते थे? पहले तो ये बता दूं, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठते थे, जिसने मौर्य डायनेस्टी की खोज की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य डायनेस्टी की खोज की थी और एक धनानंद नाम के राजा को हराया था। अब सुनते हैं स्मृति ग्रंथ, द फंक्शन एशियंट लॉ बुक्स, कई सारी पुरानी किताबें हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है। स्मृति ग्रंथ, इसमें से मेन चीज़ क्या थी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो पढ़ना था। द लैंग्वेज, अब बात करें बुद्धिस्ट के बारे में, थोड़ा बुद्धिस्ट का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। अब सुनना, अनलाइक हिंदू टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, जो हिंदू टेक्स्ट थे वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत में। जबकि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो कौन सी भाषा में लिखा जाता था? पाली। याद रखना है, जो हिंदू टेक्स्ट था वो संस्कृत में लिखा जाता था और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। याद रखना है। स्पोकन बाय पीपल एट दैट टाइम। अब देखो, बुद्धिस्ट की त्रिपिटिका याद रखनी है। कितनी? त्रिपिटिका मीन्स इसकी 3 किताबें हैं, उसके ग्रुप को क्या कहा गया? त्रिपिटिका। मतलब जैसे भागवत और महाभारत और रामायण हमारे हिंदू धर्म की संस्कृत में लिखी हुई सबसे अच्छी किताब है, उसी तरह बुद्ध के अंदर पल्ली लैंग्वेज में, पाली स्क्रिप्ट में लिखी हुई उनकी एक किताब है जिसका ग्रुप बनाए त्रिपिटिका, जिसमें पहला नाम है सुक्त पिटिका, विनय पिटिका, अभिधम पिटिका। याद रखना है, सुक्त, विनय भैया की विनय पिटिका और अभिधम। सुक्त पिटिका, विनय पिटिका, अभिधम पिटिका, दिस ऑल थ्री बुक इज द पार्ट ऑफ त्रिपिटिका एंड दिस डील विथ डिफरेंट थिंग्स इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। सबसे पहला सुक्त पिटिका के बारे में बताया गया है, सेरेमन और डिस्कोर्स, मतलब ज्ञान के बारे में। सन्यासी के बारे में बताया गया है विनय पिटिका के अंदर। अभिधम पिटिका के अंदर विदुष्ट फिलोसॉफी बताई गई है। तो याद रखना है, सबसे पहला सुक्त पिटिका सेरेमन्स के बारे में बताया गया है, विनय पिटिका के अंदर मॉन्क्स के बारे में बताया गया है, और जो आपका लास्ट अभिधम पिटिका, दे आर डिस्कसिंग अबाउट बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। याद रहेगा कौन सी लैंग्वेज में, कभी पूछूंगा अभी चैप्टर होने के बाद, ठीक है। ये बुद्धिस्ट त्रिपिटिका के बारे में दिया हुआ है। अब देखो, संस्कृत ग्रामर गुप्ता पीरियड के बारे में। श्री गुप्ता क्या थे जरा बताओ? चंद्रगुप्त क्या इसी डायनेस्टी के थे? नहीं, वो मौर्य डायनेस्टी के थे। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करूं तो इसकी जो खोज की है उस श्रीगुप्त नाम के एक राजा है, उन्होंने की। इसी वंश में कुछ राजा हुए, सकंदगुप्त, राजा विक्रमादित्य, इसी टाइम पे हुए। और जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके अंदर 3 राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, ये 3 राजा हुए। अब सुनते हैं, ये बाद में आए। द गुप्ता एम्पायर इज सेलिब्रेट्स द पीक गोल्डन एरा ऑफ द क्लासिकल संस्कृत, मतलब संस्कृत पोएट्री का जो संस्कृत लिटरेचर उसका गोल्डन एरा गुप्ता टाइम को कहा जाता है। अब सुनना, महाकवि कालिदास, ये महाकवि जो कालिदास थे ना, ये राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैठते थे। किसके दरबार में बैठते थे? राजा विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास जी बैठते थे। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बैठते थे। इसीलिए उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र। अभी जो कालिदास है ये बहुत ज़्यादा कलाकार आदमी और ये बहुत सारी किताबें लिख देंगे बच्चों को याद करने के लिए। सबसे पहले, कालिदास इज द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर वर्ल्ड हिस्ट्री। ही मास्टरवर्क इंक्लूड, ये हमारे कालिदास जी हैं जो राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैठते थे, जो उज्जैन में अपना साम्राज्य चलाते थे। आज का जो उज्जैन था उसमें। इनकी पहली किताब है कुमार संभवम और रघुवंशम। ये 2 किताबें हैं जो एपिक किताबें हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। फिर इनकी किताब है मेघदूत और ऋतु संभार, किसके बारे में दिया गया? और ऋतु संभार और अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक लव स्टोरी है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है
उसमें एक राजा थे, उनको एक शायद किसी से प्यार हो जाता है, उसके बारे में एक कहानी दी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये याद रखना है। सबसे पहली जो इनकी किताब है वो है कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संभार, और आपको याद रखनी लास्ट किताब है अभिज्ञान शकुंतलम। फिर से एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कालिदास के बारे में। कालिदास की पहली किताब है कुमार संभवम, फिर रघुवंशम, फिर आपकी मेघदूत, ऋतु मतलब होता है सीजन, ऋतु संभार, और लास्ट किताब है आपकी अभिज्ञान शकुंतला। शकुंतला से शायद एक राजा को प्यार हो गया था, राजा दुष्यंत थे, उनको शकुंतला से प्यार था, उसकी कहानी बताई गई। तो आपको इनकी 5 किताबें याद रखनी है। कालिदास किसके दरबार में बैठते थे? राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैठते थे। गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज कहा जाता है संस्कृत लिटरेचर का। और 5 किताब, ये आपको 5 किताब दी है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संभार, इसमें सीजन के बारे में बताए, ऋतु कैसे निकलती है, ऋतु संहार के बारे में बताएंगे। इसमें मेघदूत, मेघ मतलब होता है आसमान, मेघदूतम उनके बारे में बताया गया। रघुवंशम ये संस्कृत वर्ड। तो याद रखना है, सबसे पहली किताब कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार और अभिज्ञान शकुंतलम। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब बात करें अदर लेजेंड भी और राइटर्स के बारे में बताओ। आपने कालिदास के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे याद रखना बाण, ये बाण भट्ट, मैं इसके बारे में जरा थोड़ा डिटेल में बता दूं। इसका पूरा नाम था बाण भट्ट। ये एक राजा थे, आपने नाम सुना हो, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बैठते थे। राजा हर्षवर्धन ये वही जिसका पुलकेशी 2 के साथ युद्ध हुआ था। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हो, पुलकेशी 2, पुलकेशी 1 जो भी पढ़ा हो। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में बैठता था बाण भट्ट। ये बाण भट्ट ने 2 किताब लिख दी, कादम्बरी और एक लिख दी अपने राजा के बारे में, हर्षवर्धन जी आप बहुत महान हो, हर्षचरितम लिख दिया। इसके जो राजा थे हर्षचरितम और कादम्बरी, ये कादम्बरी बहुत फेमस किताब है, ठीक है। तो आपको बाण भट्ट की 2 किताबें याद रखनी है, एक है आपकी कादम्बरी और एक है हर्षचरितम, अपने राजा के बारे में याद रखना, हर्षचरितम एंड कादम्बरी। भावभूति ने जो किताब लिखी है उत्तर रामचरित्र लिखी है। कौन सा? उत्तर रामचरित्र, राम भगवान के चरित्र में लिख दिया भावभूति ने, याद रखना। उसका राम भगवान के लिए भाव बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो भावभूति उत्तर रामचरित्र लिख दी। फिर याद रखना है भैरावी ने कीर्ति अर्जुनियम लिख दी। कहाँ लिख दी? भैरावी ने कीर्ति अर्जुनम लिख दी। विशाखा दत्त ने मुद्रा रक्षा लिख दी। शूद्रक ने मिर्च कटिकम लिख दी। दंडी ने 10 कुमार चरितम लिख दी। दंडी याद आ गया, 10 कुमार चरितम, ठीक है। ये आपको किताबों के बारे में याद रखना है। सबसे पहली किताब आपको याद रखनी है बाण भट्ट, जिसने 2 किताबें लिखी, हर्षचरितम और कादम्बरी। फिर आपको दूसरा याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है भावभूति उत्तर रामचरित्र के बारे में, भाव बहुत अच्छा था। भैरावी ने किताब लिखी है कीर्ति अर्जुनियम। विशाखा दत्त की किताब है मुद्रा रक्षा। फिर आपको याद रखनी है शूद्रक मिर्चा कटिकम, ये आपको शूद्रक की किताबें याद रखनी है। और दंडी की है 10 कुमार चरितम, उसके 10 पुत्र थे, 10 कुमार मतलब 10 लड़कों के बारे में चर्चा की गई दंडी ने। डी फॉर दंडी, डी फॉर 10, दंडी स्वामी 10 कुमार चरितम, ये आपको याद रखना है। द थीम दिस हिस्टोरिकल फिलोसफी कई सारी है। ये मुच्छा कटिकम किसने लिखी थी? मूर्छ कटिकम किसने लिखी बताओ? शूद्रक। किसने लिखी? शूद्रक। मुद्रा रक्षा किसने लिखी? विशाखा दीदी ने। किसने लिखी? विशाखा दत्ता। किसने लिखी? कीर्ति अर्जुनम किसने लिखी? कीर्ति अर्जुनम किसने लिखी? भैरावी ने, याद रखना। और अपना भावभूति ने कौन सी लिखी? उत्तर रामचरितम। और 10 कुमार चरितम किसने लिखी? दंडी ने लिखी, याद रखना। उत्तर रामचरितम किसने लिखी? भावभूति ने, याद रखना। ये आपको याद रखनी है। क्लियर? एक और फिर से करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। अब सुनो, देखो कीर्ति अर्जुनियम, कीर्ति अर्जुनियम ये किसने लिखी? आपकी भैरावी ने। मुद्रा रक्षा किसने लिखी? विशाखा दत्त ने। मूर्छ कटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने। 10 कुमार चरितम किसने लिखी? दंडी ने। ये भावभूति ने क्या लिखी थी? उत्तर रामचरित। ट्राई करना। मुद्रा रक्षा मूर्छ कटिकम शूद्रक, 10 कुमार चरितम दंडी स्वामी, फिर मुद्रा रक्षा विशाखा दीदी ने, कीर्ति अर्जुनियम भैरावी ने, और उत्तर रामचरित्रम भावभूति। ये याद करने का ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब कुछ फेमस लेजेंड है, गुजरात की लिटरेचर है। मैं बहुत अच्छी तरह इन लोगों को जानता हूँ, 1 नंबर की अच्छी किताबें लिखते थे। अब सुनते हैं अर्ली, ये देखो, एक याद छप्पा याद रखना, 6 लाइन का स्टैंजा वाला छप्पा होता है।
मतलब एक स्टोरी जिसमें 6 लाइनें होती हैं उसको छपा कहा जाता है। ये नैरेटिव गरबा अरबा ये तो सब पता है भाई, लेजेंडरी राइटर थे भाई, ये भी पता है। सबसे पहला नरसिंह मेहता की बात करें, आप लोग गुजराती पढ़ते होंगे तो नरसिंह मेहता के फेमस प्रभाती आते हैं, वैष्णव भजन तो जैन रे कही है, ये जो है गांधी जी जो गाते थे नरसिंह मेहता का। मीराबाई जानते हो, दयाराम जानते हैं, अक्खो जानते हैं, प्रेमचंद और प्रीतम, ये आपके फेमस हैं। आप इसमें और भी राइटर के नाम लिख देंगे, आप गुजराती टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसमें राइटर के नाम सबके ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर ऐसे 2 राइटर हैं जिनको ज्ञानीपीठ पुरस्कार मिल चुका है। एक है उमाशंकर जोशी, दूसरे पन्नालाल पटेल जो डूंगरपुरिया थे, राजस्थान के डूंगरपुर के थे वो पन्नालाल पटेल। उनकी एक डोरी वाला बूट करके उनकी एक कहानी थी, आपको है कि नहीं पता नहीं। वो बेचारे इतने गरीब थे ना कि एक उनका जूता खो जाता है तो उसके लिए बहुत रोते हैं, क्योंकि तब जूते उनके लिए महंगे थे बहुत। पन्नालाल पटेल अभी अहमदाबाद में ही रहते हैं। मॉडर्न स्कूल ओवर द सेंचुरीज लैंग्वेजेस, फिर नर्मद, नवल राम, किशोर मशरूवाला, ये पन्नालाल पटेल, ये वही पन्नालाल पटेल हैं। उमाशंकर जोशी, इनका उपनाम है निशित, ठीक है। महिपत राम, रूपाराम, नीलकंठ एंड गोवर्धन त्रिपाठी, ये है नर्मद, ये है अपने क्या नाम है ये नरसिंह मेहता, और ये है वो अक्खो, ये उमाशंकर जोशी और ये पन्नालाल पटेल डूंगरपुर के। याद रखने इनके नाम, आपको याद रखने, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब समझते द्रविडियन लैंग्वेज, इल्ले पढ़े नाड़े पो। द्रविड़ लैंग्वेज में कितनी लैंग्वेज आती हैं? 4। कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ लैंग्वेज की है ये। अब सुनते हैं भाई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सबका कल्चर अच्छा। तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एमंग देम। आपका एग्जाम में पूछ सकता है विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एमंग देम, तो आपको आंसर क्या देना है? मेरे मन में क्वेश्चन आया, एंजल बारोट के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो किताबें थी त्रिपिटिका, उसके 3 पार्ट थे, विनय पिटिका, सुक्त पिटिका। सुक्त पिटिका इज डील विद द सुक्त पिटिका इज डील विद द sermon, विनय पिटिका इज डील विद द monks एंड अभिधम पिटिका इज डील विद द philosophy। वो किताबें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? वेरी गुड एंजल, पाली लैंग्वेज एकदम सही है, क्योंकि इसका लिटरेचर सब पाली में लिखा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब बात करते हैं संगम के बारे में, थोड़ा जरा समझना। ये तमिल लैंग्वेज आज से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज है, मतलब जिस टाइम पे क्रिश्चियन जन्म हुए ना उस टाइम की ये लैंग्वेज है। लेकिन एक बात बताओ, जो हिंदू संस्कृत है ना उसका कोई स्थान ही नहीं है, कब स्टार्ट हुई, सदियों से चली आ रही है। और इस धरती पे जितने भी धर्म हैं सबका टाइमिंग डिसाइड कि ये लोग तब पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा है जिसका कोई डिसाइड ही नहीं, अनादिकाल से चला रहा है। तो सबसे पुराना धर्म कौन सा हुआ? हिंदू। तो जितने भी मुसलमान हैं सारे कौन थे? जितने भी जैन थे वो सारे कौन थे? जितने भी बुद्ध थे वो सारे कौन थे? जितने भी क्रिश्चियन थे वो सब कौन थे? सब हिंदू ही हैं। सब अपनी हिंदू ही डायनेस्टिकल से निकले हुए हैं सारे, भटक गए हैं, भूल गए हैं बेचारे, ठीक है। अब बात करें संगम लिटरेचर क्या होता है। देखो संगम लिटरेचर के बारे में समझाता हूँ। तमिलनाडु साउथ के अंदर मीटिंग होती थी, लिटरेचर मतलब ऐसे जैसे अभी कुंभ मेला होता है ना, संगम लिटरेचर होता था। उस टाइम पे लोग अपनी अपनी किताबों को इंट्रोड्यूस करते थे, तो वो संगम लिटरेचर है। द अर्ली राइटिंग फोकस हैविली ऑन 3 मेजर टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, वॉर और उन पे लव, उन सब पे चर्चा करते थे। अब इसके अंदर हमें जो मेन याद करना है वो समझते हैं। इत्थु कोई, ये 8 पोएम का कलेक्शन है तमिलनाडु का लैंग्वेज। तोलकपियम, ये ग्रामर की बुक है तमिल की। आइयो तमिल का यदि तोलकपियम है तो मुझे बताओ संस्कृत की ग्रामर की बुक का नाम क्या है? ये मुझे बताएगी हनी वर्मा। वेरी गुड, अष्टाध्यायी, एकदम सही बोला, जो पनिनी ने लिखा है। तमिल की ग्रामर की बुक कौन सी है? तोलकपियम। पुत्तु पुत्तु क्या है? पुत्तु पुत्तु 10 गाने की किताब है। तोलकपियम, इत्थु कोई, ये आपको 4 याद रखना है, पुत्तु पुत्तु, तोलकपियम और इत्थु कोई। इत्थु कोई जो है उसमें 8 पोयम बताई गई हैं, 8 पोयम बताई गई इत्थु कोई में। तोलकपियम जो ग्रामर बुक है, पुत्तु पुत्तु जो है वो आपकी 10 गाने की किताब है। ये आपको 3 किताब याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जाए तमिल लिटरेचर के बारे में तो आपको याद रखना है कौन सी किताब याद रखनी है? इत्थु कोई, तोलकपियम और पुत्तु पुत्तु। पुत्तु पुत्तु इज बिलोंग फ्रॉम 10 सॉन्ग एंड तोलकपियम इज अ ग्रामर बुक ऑफ तमिल लिटरेचर जस्ट लाइक अष्टाध्यायी। और
लास्ट जो अपना पहला है इत्थु कोई, इट इज बिलोंग फ्रॉम 8 पोयम, याद रहेगा, यही याद रखोगे, यही काम आपको आने वाला है। अब सुनो, कुरल। कुरल जो है एक फिलोसोफर था, कुरल रिटेन इन वर्स बाय था। कुरल नाम की किताब है जिसको तिरुवल्लुर डीलिंग विथ रिलीजन एवरीडेज लाइफ, एक फिलोसोफर तिरुवल्लुर ने लिखा है कुरल नाम की किताब। कौन सी? कुरल। कुरल ने तिरुवल्लुर ने लिखी है कुरल नाम की किताब। और 2 किताबें बहुत फेमस हुई हैं। एक किताब का नाम है शिल्प अधिकारम और मणि मेखलाई। कौन सी किताब है? शिल्प अधिकारम और मणि मेखलाई। दिस इज द 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड तमिल लिटरेचर की किताबें हैं। सर इतनी किताबें हम लोग को याद कैसे करेंगे? टोटल किताब कितना? 6 किताब दिया इसके अंदर। सबसे पहला किताब कौन सा? इत्थु कोई, 8 पोयम। तोलकपियम, ग्रामर तमिल लिटरेचर। पुत्थु पुत्थु, 10 सॉन्ग के बारे में बताया। कुरल किसने लिखा? तिरुवल्लुर फिलोसोफर ने लिखा। एंड 2 फेमस बुक ऑफ तमिल लिटरेचर, शिल्प अधिकारम, मणि मेखलाई। मणि मैं खिलाई, मणि को मैं खिलाई। दिस इज द 10 बुक, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज द तमिल लिटरेचर। तमिल इज द ओल्डेस्ट बुक। कितना ओल्डेस्ट? तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द द्रविडियन फैमिली, 2000 ईयर ओल्ड बुक। अभी कन्नड़ के बारे में आएगा, पंपा पूना राणा आएंगे राइटर्स, इज द नेम ऑफ द राइटर। पंपा पूना राणा 3 सितारे कन्नड़ के हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। तो 6 किताबें आपको याद रखनी है। पहली किताब है इत्थु कोई, 8 पोयम। तोलकपियम, ग्रामर बुक। पुत्थु पुत्थु, 10 सॉन्ग। दैट आफ्टर कुरल का, तिरुवल्लुर की कुरल। एंड शिल्प अधिकारम, मणि में खिलाई, याद रखना है। क्लियर? दिस इज द तमिल लिटरेचर। आप होप दैट आपको थोड़ा याद होने का ट्राई किया होगा आप लोगों ने। ये 6 किताबें याद रखनी है, 6 किताबें लिख दो, टीचर खुश हो जाएगा आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मैं पूछूंगा ग्रामर बुक कौन सी है, तो आपको बोलना है तोलकपियम। मैं बोलूँ 10 सॉन्ग, पुत्थु पुत्थु, क्या बोलोगे? पुत्थु पुत्थु। और मैं बोलूँ इत्थु कोई, 8 पोयम, याद रखना है। चलो अब बात करें संस्कृत एंड रिलीजन लिटरेचर के बारे में। अब मेडिएवल के बारे में बात करें। मेडिएवल पीरियड किसे कहते हैं वो समझते हैं। देखो मेडिएवल पीरियड उसे कहा जाता है, मेडिएवल पीरियड के अंदर 2 मेन डायनेस्टी कवर हुई हैं। एक है दिल्ली सल्तनत। सर ये दिल्ली सल्तनत क्या होता है समझा देता हूँ। और एक होता है मुगल डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टी ने रूल किया, उनके बारे में दौरान जो किताब लिखी गई उनको क्या कहा जाता है? मेडिएवल लिटरेचर। एक एशियन लिटरेचर, मेडिएवल लिटरेचर, और जो ब्रिटिश वाला है वो मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न हिस्ट्री के 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। अब समझते हैं। नॉर्थ इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ मेडिएवल फॉर हाई लिटरेचर, 2 ग्रेट वर्क फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से 2 किताबें आती हैं, सुनना। कथा सरिता सागर वाय सोमदेव, जिसमें कई सारे लेजेंड्स की कहानियां दी गई हैं। क्या बोला है? कश्मीर से किताब आई, कथा सरिता सागर वाय सोमदेव, याद रखना। कथा सरिता सागर वाय सोमदेव, इट इज द फेमस बुक इन द कश्मीर। राज तरंगिणी बाय कलण, जिसमें पहली टाइम हिस्ट्री की किताब निकली थी जो कश्मीर का इतिहास लिखा था। सर नहीं समझ आया। कश्मीर की 2 फेमस किताब हुई, कथा सरिता बाय सोमदेव, दे आर डिस्कसिंग आउट द वेरियस लेजेंड पर्सन। सेकेंड फर्स्ट हिस्ट्री का किताब राज तरंगिणी, और इस किताब को लिखा है कल्हण ने। तिरुवल्लुर अलग है, तिरुवल्लुर ने कुरुल लिखा था तमिल में। और ये जो है ये कौन है? कश्मीर का इतिहास जो पहली किताब है, कथा सरिता सागर, तो वो लिखी राज तरंगिणी, याद रखना। कश्मीर का इतिहास है, कल्हण के द्वारा पहली टाइम किसी स्टेट का हिस्ट्री लिखा गया था। क्या नाम है? राज तरंगिणी। किसने लिखा? कल्हण ने। कथा सरिता सागर किसने लिखी? सोमदेव ने। मैं गारंटी दे रहा हूं एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन छप जाएगा। कश्मीर के इतिहास के बारे में 2 किताबें हैं, एक कथा सरिता सागर बाय सोमदेव, एंड सेकंड वन इज द राज तरंगिणी बाय कल्हण, याद रखना है। गीत गोविंद बाय जयदेव। अब सुनना, यानी संस्कृत लिटरेचर किसमें लिखा? गीत गोविंद बाय जयदेव। ये एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, मुद्रा रक्षा नाम की किताब किसने लिखी थी? वेरी गुड, विशाखा दत्त। ठीक है, मुद्रा रक्षा नाम की किताब किसने लिखी? विशाखा दत्त। अब मेरे मन में क्वेश्चन, भावभूति किसने लिखी थी? भावभूति राइटर है, पर किसने लिखी भावभूति? ना, भावभूति ने कौन सी किताब लिखी? उत्तर रामचरित, याद रखना। मिच्छकटिकम किसने लिखी? शूद्रक। वेरी गुड, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं। द राइज गीत गोविंद बाय जयदेव, द पीरियड मार्क द ट्रांजिशन अपभ्रंश ओल्डर रीजन टू मॉडर्न इंडिया। अब अपभ्रंश का टाइम चालू हो गया। अब पता है बेटा अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज में से भी कई सारी लैंग्वेजें निकलेंगी। जैसे कई बार हम स्कूल 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 सकूल सकूल करने लग जाते हैं, डॉक्टर 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 को डॉक्टर 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 करने लग जाते हैं। तो इस तरह लैंग्वेज का अपभ्रंश हुआ और कई सारी लैंग्वेज डेवलप हुई, और कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई वो देख लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। आपसे पूछा जाए गीत गोविंद बाय जयदेव कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? संस्कृत में। याद रखना संस्कृत में लिखा गया। द बर्थ ऑफ द हिंदी लिटरेचर, पहली बात करें हिंदी लिटरेचर के अंदर। अब मैं एक बात बता दूं, आप लोग जानते हो पृथ्वीराज चौहान नाम का एक राजा था जिसको मोहम्मद गोरी ने हराया था बैटल ऑफ तैराइन 1191-1192। उस पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक बहुत बड़ा राइटर बैठता था, एक बहुत बड़ा राइटर बैठता था जिसका नाम था चंद्रबरदई। पृथ्वीराज के दरबार में पृथ्वीराज रासो एक दरबारी बैठता था चंद्रबरदई। उसने अपने राजा के लिए क्या लिखा? उसने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो नाम की किताब। किसने लिखी? चंद्रबरदई। और ये चंद्रबरदई के दरबार, चंद्रबरदई जो था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बैठता था। ये किताब याद रखना, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी शादी जो हुई थी वो कन्नौज की राजकुमारी से हुई थी। तो उसके बारे में पृथ्वीराज रासो के बारे में उनकी पूरी प्रेम कहानी लिखी गई है इसके अंदर। किसके? चंद्रबरदई ने एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो, द हीरोइक पोएम एंड डिस्क्राइब द ब्रेव डेट्स एंड बैटल्स ऑफ द किंग। कई सारे युद्ध के बारे में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने कौन से लड़ाई लड़ी हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। कौन सी किताब है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई। याद रखना है। गीत गोविंद बाय जयदेव, कथा सरिता सागर बाय सोमदेव एंड राज तरंगिणी बाय कल्हाण इंडियन हिस्टोरिकल। आई होप दैट आपको याद रहा होगा। एक मेरे मन में क्वेश्चन आया चेतन आपके लिए। हर्षवर्धन के दरबार में एक राइटर बैठता था बाण भट्ट, उसने 2 किताबें लिखी, उन किताबों के नाम बताओ। यस वेरी गुड, हर्षचरित्र और कादंबरी एकदम सही है। क्लियर? अभी सुनो, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद बाय जयदेव, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद बाय जयदेव, कथा सरिता सागर सोमदेव और कल्हण का राज तरंगिणी। ये कल्हण का राज तरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई। और ये कथा सरिता ये कई ब्रेव लोगों की कहानियाँ दी गई हैं। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदई की है, गीत गोविंद बाय जयदेव है। जयदेव ने जो गीत गोविंद उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं जैन लिटरेचर, फ्लोरा एंड फौना, कई सारी चीज डेवलप हुई। अब हम बात करें कन्नड़ लैंग्वेज के बारे में, तो कन्नड़ के फेमस 3 लेजेंडरी पोएट हुए पंपा पोनाराना। पंपा पोनाराना 3 कन्नड़ के लैंग्वेज हो। वी आर नॉट डिस्कसिंग मलयालम, वी आर नॉट डिस्कसिंग तेलुगु। तमिल का डिस्कस किया मैंने, 6 किताबें आया तमिल का। सर भूल गया किताब। इत्थु कोई, तोलक पियाम, पुत्तु पुत्रो, मनी मेखलाई एंड शिल्प अधिकारम एंड लास्ट वन कुरल, तिरुवल्लुर के द्वारा। पंपा पोना राणा कंपोज्ड आदि पुराण एंड विक्रम अर्जुन वैजयंती। पंपा ने आदि पुराण विक्रम अर्जुन ने लिखी और पोना ने शांति पुराण लिखी जो 16वें तीर्थंकर के बारे में थी। और राणा ने 2 किताबें लिखी, अजीतनाथपुरम और गदा युद्ध। सुनो, सुनते हैं इसके बारे में। पंपा ने आदि पुराण, विक्रम अर्जुन जयंती विजयंती। पंपा ने पहली किताब लिखी आदि पुराण, विक्रम अर्जुन वैजयंती, और पोना ने लिखी शांति पुराण, और राणा ने लिखी आपकी 2 किताबें गदा युद्ध और अजीतनाथपुरम। ये जैनों के ऊपर पूरी किताब है। आदिनाथ, अजीतनाथपुरम, शांति पुराण, विक्रम अर्जुन वैजयंती और गदा युद्ध। ये आपको याद रखना है। अजीतनाथ, पंपा पोना राणा, ये हमारे पंपा भाई से मिलते हैं। ये पंपा भाई हमारे, ये वही पंपा भाई हैं जिन्होंने किताब लिख दी जिसका नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। मैंने कहा भाई रुक जा, बोला नहीं और लिखूंगा। मैंने कौन सी? विक्रम अर्जुन। बोला विक्रम अर्जुन नहीं, विक्रम अर्जुन वैजयंती, विजय प्राप्त की उसने। क्या प्राप्त की? विजय। पूना ने कहा भाई तूने इतनी किताबें लिखी तो मैं शांति पुराण कर लेता हूँ। क्या कर ली? शांति पुराण के नाम की किताब लिखी। राणा ने कहा ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, गदा युद्ध होगा अब तो। इसने कौन सी किताब लिख दी?
अजीतनाथपुरम, कौन सी? अजीत भैया के नाम से अजीतनाथपुरम और गदा युद्ध नाम की किताब लिख दी। दिए भैया तीनों सितारे हैं, कहाँ के? कन्नड़ के। ये कहाँ के सितारे हैं? पंपा, पोना, राणा। दिस इज अ 3 लेजेंड इन द कन्नड़ लिटरेचर। दे आर राइटिंग फर्स्ट बुक आदिनाथ, सेकेंड विक्रम अर्जुन वैजयंती, दूसरे बंदे ने लिख लिया शांति पुराण, तीसरे बंदे ने लिखा अजीतनाथपुरम और गदा युद्ध। आई होप दैट आपको याद हो गई होगी। चलो क्लियर। अब सुनना, तमिल ड्यूरिंग दिस टाइम फेमस खम्मन ढोकला आया। कौन आया? खम्मन ट्रांसलेटेड द रामायण इन तमिल लैंग्वेज। मतलब समझ लेना, हु गॉट द टाइटल, किसको श्रेय जाता है कि रामायण को तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का श्रेय खम्मन को जाता है। किसको जाता है? खम्बा नहीं, खम्मन। खम्बा कर रही है तो कैसे कैसे लोग हैं। खम्मन। अब मुझे एक काम करेगा निधि, पंपा भाई ने कौन सी किताब लिखी थी? हाँ, वेरी गुड। आदिनाथ और पंपा भाई ने किताब जो लिखी है आदि पुराण, सॉरी आदिनाथ नहीं है, मैंने ही गलत बोला। आदि पुराण, विक्रम अर्जुन वैजयंती, शांति पुराण और अजीतनाथपुरम और गदा युद्ध। आई होप दैट आपको याद हो गया होगा। फिर भाई तमिल लिटरेचर के अंदर रामायण का ट्रांसलेट किसने किया? खम्बा ने। ये मेरे मन में क्वेश्चन आया, तमिल की ग्रामर की बुक का नाम क्या है? वेरी गुड, तोलकपियम। पुत्तू क्या है? सर कुछ याद हो यार, पुत्तू जरूर याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मुल्ला, हाँ यार अब देखो, अब सुनो। अब यूपी की, ओ भाई यूपी वाले शांत हो जाओ। सुनो, हिंदी को 2 पार्ट डिवाइड किए गए, एक खड़ी भाषा और एक ब्रज भाषा। खड़ी बोली और ब्रज भाषा, जो यूपी के कुछ रीजन में खड़ी बोली बोली जाती है एकदम चुभने वाली, और एक ब्रज भाषा बोली जाती है, और ब्रज भाषा हमारी भाषा है। ठीक है। बिगेन टू बी हैवीली फॉर राइटिंग लिटरेचर एंड डिवोशनल सॉन्ग। कई सारे भगवान के भजन लिखे गए हैं ब्रज भाषा में। किस भाषा में? और ये ब्रज जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है एमपी में, राजस्थान में और यूपी में। ये 3 रीजन में बोली जाती है। एमपी के कुछ ज़िले हैं जिसका नाम एक रीजन है चंबल, और राजस्थान के धौलपुर में बोली जाती है। यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, औरैया, इटावा और ऊपर का मथुरा और हाथरस वाले इलाके में बोली जाती है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। मैनी हीरोइक पोएम राजस्थान में विच इज क्लोजली रिलेटेड टू हिंदू। राजस्थान का और एमपी का और यूपी का कल्चर बहुत क्लोजली रिलेटेड है। राजस्थान की मारवाड़ रीजन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मारवाड़ रीजन। राजस्थान के कुछ जिले हैं, धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, और एमपी के कुछ रीजन हैं, शिवपुरी, दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, इटावा। यूपी के कुछ रीजन है, इटावा, थोड़ा औरैया, जालौन, उरई, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरे ब्रज भाषा में बोले जाते हैं। ठीक है। अब सुनना, कई सारी फेमस आला उदल एंड विशलदेव रासो। भाई सर हमें तो ये पता ही नहीं, आला उदल बताता हूं। 2 फेमस राजा हुए आला और उदल, दक्षराज और बक्षराज। ये एक लोकल संगीत है। जो यूपी का होगा उसको पता, यूपी में एक जगह पड़ती है महोबा, वहाँ के एक राजा हुए आला और उदल, उनके बारे में बताया गया। जैसे लोकल, जैसे राजस्थान जाओगे आप तो बाबा रामदेव के लोकल गाने सुनते हो या आप उनकी कहानियाँ सुनते हैं, मतलब उनके लोकगीत के माध्यम से बताया जाता है कोई भी चीज़। आप गुजरात में जाओगे, गुजरात में भवई है। महाराष्ट्र जाओगे तो खानदेश के प्रदेश में संत तुकाराम, ऐसे कई सारे साधु संत हुए। आप बंगाल में जाओगे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कई संत हुए, उनके बारे में बताया गया। तो ओल्डेस्ट अवधि, अब देखो अवधि लैंग्वेज मतलब लखनऊ आज का कानपुर है, उसको अवध कहा जाता है। अवधि लैंग्वेज चंद्रयान नाम की याद रखना, मुल्ला दाऊद ने लिखी है। क्वेश्चन लिखी है मुल्ला दाऊ। दाऊ मतलब होता है ताऊ। कौन से मुल्ला दाऊ? मुल्ला दाऊ ने चंद्रयान नाम की किताब लिखी अवधि लैंग्वेज में। याद रखना, ये आपको कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि बहुत बच्चों ने याद नहीं किया होगा मुल्ला दाऊ के बारे में। कौन सी लैंग्वेज? अवधि लैंग्वेज। इवन थ्रू रीजनल लैंग्वेज फ्लोरिश, कई सारी लोकल लैंग्वेज डेवलप हुई। संस्कृत का भी डेवलपमेंट है, इसमें हमें कुछ नहीं पता चला। इतना पता चला भाई हिंदी की 2 भाषा है, खड़ी बोली है और एक ब्रज भाषा है। और हमने एक किताब के बारे में पढ़ लिया, मुल्ला दाऊद ने किताब लिखी चंद्रयान, जो अवधि लैंग्वेज में लिखी। बस इतना हमें पता चला। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं।
अब बात करें पर्शियन लिटरेचर के बारे में। भाई पर्शियन, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती थी और कोर्ट की वही मेन लैंग्वेज थी। ठीक है, लोकल इंडियन लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल कर लिया। यदि मैं नाम दूं, सबसे पहली डायनेस्टी का नाम कौन बताएगा? वेरी गुड, स्लेव डायनेस्टी। सेकेंड डायनेस्टी की बात करें, तुगलक, नहीं शायद खिलजी थी, और थर्ड तुगलक, फोर्थ सैयद, 5वीं लोधी, और लोधी के बाद ये लोग आ गए। अब सुनना, मेडिवल पर्शियन हिस्ट्री मैनी हिस्टोरियन इमर्ज में, ये अच्छी बात है। सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी का नाम आता है पर्शियन लिटरेचर के अंदर, याद रखना। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। इसने एक किताब लिखी, हु रॉट द तारिक ई फिरोज शाही, विच प्रोवाइड डिटेल अकाउंट ऑफ रीजन ऑफ खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताया। ही आल्सो रॉट इंपॉर्टेंट बुक ऑन पॉलिटिकल थियरी, फतवा ई जहांगीरी। याद रखना, 2 किताबें बहुत फेमस हैं। एक तो जियाउद्दीन बर्नी, इसने 2 रीजन के बारे में, 2 डायनेस्टी के बारे में वर्णन किया, इन्होंने क्या क्या कारनामे किए। सबसे पहला खिलजी और तुगलक। तो याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी एक पर्शियन राइटर था जिसने 2 रीजन के बारे में लिखा है, 2 डायनेस्टी के बारे में लिखा है। एक डायनेस्टी तुगलक, एक है खिलजी। और इसने फतवा ई जहांगीरी और तारिक ई फिरोज शाही, याद रखना, ये जियाउद्दीन बर्नी है जो 14वीं सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्री और थिंकर आया था। मेजर इसके काम है तारिक ई फिरोज शाही, फतवा ई जहांदारी, और ये दिल्ली सल्तनत का एक इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। मतलब हमें जियाउद्दीन बर्नी की किताब में से पता चला कि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में कैसा सिस्टम चलता था। तारिक ई फिरोज शाही, फतवा ई जहांगीरी, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो है, क्या नाम है, जियाउद्दीन बर्नी, इसकी किताब है फिरोज शाही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बैठता था, हमने पहले भी देख चुके हैं। अमीर खुसरो को टूटी हिंद कहा जाता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट के ये निर्माता हैं। अमीर खुसरो पोइट्री के बहुत ज़्यादा हैं। एंटायर अमीर खुसरो वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। भाई ये एक चेले थे, किसके? संत निजामुद्दीन औलिया के चेले थे ये। कौन? अमीर खुसरो। याद रखना है, पोइट्री आशिकी, नाहा, सिपायर, किरातुल सदयान और खौजुद्दीन उल फतवा, खजाइन उल फुत्ता, जो भी आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा याद रखना, आशिकी याद रख लें तो जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, आशिकी, नहा, सिपिहर। देखो आशिकी, नहा क्या, सिप्पी, क्या याद रहे, सिपिहर। आशिकी, नहा क्या, सिपिहर, किरात उल सदयान और खजाइन उल फतह, जो भी याद रखना है। इस तरह का आपको ये 4 से 5 है, टेक्स्ट याद रख लेना, इतना नहीं आएगा डिटेल में। ये अमीर खुसरो है, ये निजामुद्दीन औलिया है, उसके शिष्य है। भाई हम फ्लोरा फौना से भी प्यार करते हैं। अब सुनना, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, फ्लोरा एंड फौना, हेवन। देखो अमीर खुसरो ने कहा कि धरती स्वर्ग है। क्या कहा? धरती स्वर्ग है। ही नेम हिंदी लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द रीजन। जो अमीर खुसरो ने दिल्ली के आसपास जो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए उस इलाके का नाम हिंदावली रखा। आपका एग्जाम में पूछ सकते हो, हु गिव द नेम हिंदावली? व्हाट इज द हिंदावली? हिंदावली इज द रीजन ऑफ अराउंड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली कैपिटल के आसपास का जो रीजन है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, इट इज कॉल्ड हिंदावली। एंड हिंदावली टाइटल वाज गिवन बाय अमीर खुसरो। ये आपको याद रखना है। क्लियर? बाइलिंगुअल राइटिंग, ही वाज फेमस फॉर राइटिंग ये दो क्वाट्रेन, मतलब 4 लाइन पोएम एंड वर्सेस दैट मिक्स हिंदी एंड पर्शियन, मतलब हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज को मिक्स करके लिखता था। कौन? अमीर खुसरो। इसलिए इसको बाइलिंगुअल में दोनों लैंग्वेज का यूज करता था। ये आपको याद रखना है। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट और फौना मीन्स होता है एनिमल्स। अब देखो, अब भक्ति आंदोलन चालू होगा। फेमस किताबें हैं, देखो सुन लो। रिलीजियस भक्ति लोगों को ज्ञान दिया, समझाया गया। फिर याद रखना, मोजर डिलेक्ट ड्यूरिंग द एरा भोजपुरी एंड अवधी आर द 2 मेन डोमिनेट लैंग्वेज। हिंदी के अंदर सबसे मेन फेमस लैंग्वेज थी अवधी और भोजपुरी। भोजपुरी जो लैंग्वेज जो बिहार की है, अवधी जो है यूपी के लखनऊ की है। सब देखो ये याद रखना। डिलेक्ट द लेजेंडरी पोएट कबीर प्राइमरली रॉट इज फेमस पोएम एंड दोहा लिखे। साधु खड़ी डिलेक्ट, अभी जो जिस लैंग्वेज में लिखते थे कबीर, उसको कौन सी लैंग्वेज कहा गया है? साधु खड़ी कहा गया है। हिंदी के पहले हम 2 पार्ट कर चुके थे, एक कर चुके थे खड़ी बोली और एक कर चुके थे ब्रज भाषा। और साधु खड़ी लैंग्वेज में लिखा जाता है। ही दोहा वाज इवेंचुअली बिकम मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, आज भी फेमस है। मलिक मोहम्मद जियासी, इसने एक किताब लिखी पद्मावत नाम की, जो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई। मलिक मोहम्मद जियासी ने कौन सी किताब लिखी? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जियासी ने एक पद्मावत लिखी जो अवधी लैंग्वेज में लिखी। मुझे कोई बताएगा, इसके पहले भी हमने अवधी लैंग्वेज की किताब पढ़ ली थी। मुल्ला दाऊद चंद्रयान,
याद रखो, ठीक है, वेरी गुड। मुल्लायात चंद्रयान। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कौन सी लैंग्वेज में लिखी? ये बहुत क्वेश्चन आया है, याद रखना। ये पिछली बार 3 अवधि लैंग्वेज की किताबें हो गई हैं, 3 लैंग्वेज हो चुकी हैं अवधि लैंग्वेज की किताबें। एक तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस अवधि लैंग्वेज में, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी चंद्रयान अवधि लैंग्वेज में, फिर मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा लिखी गई पद्मावत अवधि लैंग्वेज में। ये 3 किताब अवधि लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कबीर कौन सी भाषा में लिखते थे? साधु खड़ी में लिखते थे, साधु खड़ी में लिखते थे। ये रहा, साधु खड़ी लैंग्वेज में लिखते थे। जो डिलेक्ट में जिस बोली में वो लिखते थे उनको साधु खड़ी कहा गया, ठीक है। तो आपको ये 3 अवधि लैंग्वेज की किताबें याद रखनी है। ये पद्मावत पिक्चर जो है, पद्मावत उसी के ऊपर से बनी। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अवधि में। और ये पद्मावत है, ये भी किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जयासी ने। ये भी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? अवधि में, याद रखना। और चंद्रयान भी किस में लिखी गई? अवधि लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब महाराष्ट्र के कुछ संत हैं। देखो, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हरि बोल का मंत्र दिया गया बंगाल के अंदर। अभी देखो एक बहुत याद रखना, कीर्ति वर्षा ने रामायण को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ये इंपॉर्टेंट काम याद रखना। चंदीदास ने 100 ऑफ लिरिकल्स पोएम अंडर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द लोकल। और चंदीदास ने कई सारी 100 से ज़्यादा पोएम लिख दी। चंदीदास का याद रखना है तो रखना, नहीं तो भाई बंगाली का याद रखना है। बंगाली कौन सा है जिसने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? कीर्ति वत्सा। कौन सा वत्सा? कीर्ति वत्सा। इसके पहले विशाखा दत्ता था, याद रखना। हु ट्रांसलेट द रामायण, रामायण है ना, हाँ, हु ट्रांसलेट द रामायण इन बंगाली लैंग्वेज? कीर्ति वत्सा। मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, एक पूछ लेता हूँ ध्रुव ठाकुर के लिए कि भाई तमिल लैंग्वेज में रामायण को ट्रांसलेट करने का श्रेय किसको जाता है? सही है, खम्मन ढोकला, खम्मन को याद रख लेना। कीर्ति वत्सा याद रखना। कीर्ति वत्सा ने क्या लिखा है? आपके रामायण को ट्रांसलेट किया चंदीदास ने। अब देखो, गुजराती के फेमस हुए नरसिंह मेहता, कई सारे एकनाथ, सेमिन मराठी, नामदेव और एकनाथ जो थे, नामदेव, संत नामदेव और संत एकनाथ, ये बहुत फेमस महाराष्ट्रियन संत हुए। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में, जिन्होंने हरि बोलो मंत्र का दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी अंडर द हिस्टोरियन संस्कृत वर्क लाइक द महाभारत एंड राजतरंगिणी को, इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया फर्स्ट टाइम। देखो, ये पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करा दिया। किसको? आपकी महाभारत को, याद रखना। रामायण को ट्रांसलेट नहीं कराया। एक राजतरंगिणी सर कश्मीर का इतिहास और महाभारत को जियाउद्दीन बर्नी ने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार था जो किसके दरबार में बैठता था? खिलजी और तुगलक के टाइम पे था, याद रखना। तमिल लैंग्वेज में रामायण को ट्रांसलेट करने का श्रेय जाता है खम्मण को, और उसमें किसको जाता है? कीर्ति वत्सा को, ठीक है, याद रहा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, अभी याद हुआ है। अब अर्ली मुगल के बारे में बात करें, संस्कृत एम्पायर, राजा कृष्णदेव राय। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट किताबें आ रही हैं। तेलुगु के टाइम पे देखो, विजयनगर एम्पायर में एक राजा कृष्णदेव राय हुए जिनका आप नाम जानते हो। दे बोथ तेलुगु एंड संस्कृत। ही रॉट द फेमस अमुक्ता मल्याड़। अमुक्ता मल्याड़ नाम की किताब लिखी जो तेलुगु भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों में भरोसा रखते थे। राजा किंग ऑफ विजयनगर राजा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी हुई किताब याद रखना, अमुक्ता मल्याड़। कौन सी किताब है? अमुक्ता मल्याड़, ये याद रखना है। अब थोड़ा हम मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करें। सबसे पहला राजा था मुगल। मुगल के अंदर देखें तो बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, इस तरह के राजा हुए। तो सबसे पहली ये तुर्की भाषा के प्रेमी थे, जबकि दिल्ली सल्तनत थी वो पर्शियन लैंग्वेज की प्रेमी थी। और पर्शियन इतिहासकार था एक दिल्ली के दरबार में बैठता जिसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, याद रखना है। ये जियाउद्दीन बर्नी वही नमूना है जिसने महाभारत को और राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को, जिसको कल्हड़ ने लिखा था, उसको ट्रांसलेट करवाने का श्रेय किसको जाता है? जियाउद्दीन बर्नी को। अब सुनना, इसमें किताबें फेमस हैं पर्शियन। देखो, बाबरनामा किसकी? हिज पर्सनल ही रॉट। बाबर ने सबसे पहला अपनी तुजी की बाबरी इतिहास लिखा जो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, याद रखना। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड एज द बाबरनामा। देखो याद रखना, आपको पूछा जाए कि तुजी की बाबरी किस में लिखी गई? तुजी क्या ना, तुर्किश में लिखी गई। लेकिन बाबरनामा पूछा जाए तो पर्शियन में लिखा गया। याद रखना, यहाँ पे बाबर का इतिहास, बाबर की ऑटोबायोग्राफी, यदि तुजी की बाबरी बोले तो तुर्किश भाषा में लिखना है, और यदि आपसे पूछा जाए बाबरनामा पूछा है तो आपको कौन सी भाषा में लिखना है? पर्शियन में, याद रखना। अब गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की सिस्टर थी, उसने उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुमायूं नामा। किसने लिखी? हुमायूं नामा। पहले राजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिख ली, तुजी ई बाबरी तुर्किश में, बाबरनामा पर्शियन में। हुमायूं भाई ने अपनी बहन से लिखवाया, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा, याद रखना। फिर जहांगीर ने, किसने? जहांगीर। अकबर भाई ने कुछ नहीं किया, जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या लिखी? तुजिक ई जहांगीरी।
अकबर भाई ने कुछ नहीं किया। पहला राजा बाबर, बाबर ने अपनी क्या लिखी, तुझी की बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज, बाबरनामे इन पर्शियन लैंग्वेज। हुमायूं ने अपनी बहन गुलबदन बेगम से लिखवाया हुमायूंनामा। तीसरा राजा था अकबर, उसने कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी। अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर ने भी अपनी किताब लिखी तुझी की जहांगीरी, याद रख लेना। लेटर एम्पर औरंगजेब एज हाईली प्रोडक्शन प्रोलिफिक राइटर, ही वेरी लास्ट मुगल डायनेस्टी, बहादुर शाह जफर, बाकी कुछ है नहीं खास इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 4 किताबें याद रखनी है, बाबरनामा पर्शियन में, तुझी की बाबरी तुर्किश में, हुमायूं की किताब लिखी गुलबदन बेगम ने, उसकी बहन ने हुमायूंनामा, और लास्ट जो लिखी है तुझी की जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी। बस आगे बढ़ते हैं। ये रहीम महाकवि केशवदास, ठीक है, मास्टर पोइट है तुलसीदास हैं, सूरदास हैं। केशवदास जो है इन्होंने कोई किताब बेताब खास लिखी नहीं है, ठीक है। रहीम के दोहे बहुत फेमस हो गए और कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से इसमें कुछ बनता दिख नहीं रहा मुझे, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। महाकवि केशवदास हैं, ये रहीम है, नाम याद रख लेना, सूरदास इनके सबके। चलो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, अकबर के दरबार की बात कर रहे हैं हम लोग। अकबर के दरबार में 9 रतन बैठते थे। एक तानसेन थे, राजा तोदरमल थे, फैजी थे, आबुल फजल थे, ऐसे कई सारे महारतन थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आबुल फजल ने क्या लिखा पता है, अकबर के लिए एक किताब लिख दी, आईनी अकबरी, गिव हाईली डिटेल रिकॉर्ड ऑफ इंडियन कस्टम्स मैनर्स, इनके बारे में। और अकबरनामा, मतलब अकबर भी दुखी नहीं रहा, चिंता मत करो, पहले चारों ने अपनी अपनी किताबें लिख दी। पहली जो किताब थी बाबर ने, बाबर तुझी की बाबरी और बाबरनामा। गुलबदन बहन ने लिखी हुमायूंनामा। फिर अकबर की जो किताब लिखी अकबर, जो अकबर की बायोग्राफी थी अकबरनामा, वो उसके चेले ने लिखी, उसके नवरत्न मिनिस्टर आबुल फजल ने लिखी। और आबुल फजल ने एक और किताब लिखी आईन ई अकबर, मतलब अकबरी का आईना दिखा दिया, मतलब अकबर ने क्या क्या कारनामे किए, कैसे कैसे उसने इतिहास बनाया, या कैसे कैसे उसने कस्टम, कैसे कैसे रीति रिवाज चलते थे ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, उसको क्या बोला, आईन ई अकबरी। क्या बोला, आईन ई अकबरी। फैजी जो था वो आबुल फजल का भाई था, फैजी था वो पर्शियन पोइट था, पर्शियन तो होगा ही, पर्शियन पोइट था जो दिल्ली सल्तनत के भाषा में बोली जाती थी। इसने क्या किया, पर्सनली ट्रांसलेट सेवरल, कई सारी किताबों को संस्कृत में से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया, आबुल फजल के भाई फैजी भाई ने। किसने किया, आबुल फजल ने 2 किताबें लिखी, कौन सी, आईनी अकबरी विच इज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अकबरनामा विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अकबर। फिर क्या किया इसने, अकबर इतना महान नमूना था कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट के द्वारा, सच एज उसने महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता, पंचतंत्र, इनको सभी को पर्शियन में ट्रांसलेट करवा दिया। याद रखना कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, रामायण को तुर्किश भाषा में ट्रांसलेट किसने करवाया था, जियाउद्दीन बर्नी ने। रामायण और नहीं, महाभारत थी, सॉरी, महाभारत और राजतरंगिणी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फैजी, आबुल फजल ने 2 किताबें लिखी, फैजी ने कुछ नहीं किया, फैजी ने थोड़ा ट्रांसलेशन का काम किया और इसने ट्रांसलेशन का सिस्टम बना दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें। देखो मेजर माइलस्टोन, उर्दू लैंग्वेज रैपिड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेजेंडरी, बल्ली, मीर दर्द, ये सारे उर्दू पोइट हैं, जो नज़ीर अकबराबादी, अब्दुल खाना, गलीब, इकबाल, दर्द, जो भी है ये सब इनके पोइट्स के नाम हैं। अब इसके अंदर मुझे कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, एक ये बहुत अच्छी किताब आ रही है उर्दू के बारे में, दरबार ई अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसने लिखी है, दरबार ई अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये उर्दू की सबसे पहली किताब हम पढ़ रहे हैं, दरबार ई अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दरबार ई अकबरी। याद रखना कौन सी, दरबार ई अकबरी नाम की उर्दू की सबसे पहली किताब, ये मोहम्मद हुसैन साहब हैं, मोहम्मद हुसैन अकबरी। फ़ोटो निकाली बड़ी मुश्किल से तो मिली इसकी फ़ोटो, दरबार ई अकबरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी पढ़ने से टॉपिक पूरा हो रहा है, लिटरेचर हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करना, काफ़ी 10 मिनट के अंदर हम बता देंगे बाकी का, ठीक है। चलो सबसे पहला, अब ध्यान से समझना, 4 यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लवी और तक्षशिला। इन 4 यूनिवर्सिटी की पढ़ेंगे। इसमें कौन से राजा थे, कहाँ पे थी, इसमें क्या था, वो सब पढ़ेंगे। फटाफट स्पीड में पढ़ेंगे भाई। नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, बडगांव पटना में है, बिहार में। कौन सा गांव, बडगांव, पटना, बिहार। ये मेरे मन में क्वेश्चन है, उर्दू के अंदर एक किताब लिखी थी, उसका नाम बता दो ना। वेरी गुड, दरबार ई अकबरी, किसने लिखी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है। रिलीजियस इंपॉर्टेंट, इट वाज इमेंस वैल्यू इन बोथ बुद्धिस्ट, भाई बुद्धिस्ट और जैन के लिए बहुत ज़्यादा काम की थी। कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी।
ये एक बहुत बड़ा तीर्थ था, लॉर्ड महावीर स्वामी ने अपने चातुर्मास में यहीं बिताए थे, याद रखना। मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ? नालंदा, जो त्योहार बिहारवा में है। कहाँ है बिहार में? बड़गांव में। कहाँ? पटना में। चातुर्मास इन्होंने यहीं निकाला। फिर रॉयल बिगिनिंग इन द 15th सेंचुरी एम्पायर, इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है? कुमार गुप्त, गुप्ता डायनेस्टी को। मोनेस्ट्री विच स्टार्टेड नालंदा राइज टू ग्लोबल फेम, तो इसको जो बनवाया है ना वो कुमार गुप्त ने बनवाया। कौन सी डायनेस्टी थे? गुप्ता। और इसी डायनेस्टी के एक राजा हुए राजा विक्रमादित्य, याद रखना। फिर कई सारे हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट भी मिले यहाँ पे। फिर ग्लोबल अट्रैक्शन का सेंटर बना, बड़ी बड़ी कई सारे यात्री यहाँ पे आते थे। चाइनीज ट्रेवल यान सेंग ने यहाँ पे विजिट किया और 657 किताबें चोर लेके चला गया यहाँ से, ऐसा एंड टुक 657 बैक होम टू चाइना। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर यान सेंग विजिटेड इन द 7th सेंचुरी एंड टुक 657 बुक्स बैक होम टू चाइना। चाइना ले गया बैक होम, शायद लेके आया वो, छोड़ो हमें नहीं पढ़ना। अब सुनो, बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी बड़गांव पटना बिहार के बारे में। इसकी बात करें तो महावीर स्वामी ने चातुर्मास यहीं निकाला। और मैं बात करूं तो कुमार गुप्त, गुप्त नाम के डायनेस्टी थे, उन्होंने इसको फेम दिलाई, उसका डेवलपमेंट किया। और मैं बात करूं 657 के अंदर चाइनीज ट्रेवलर आया था 7th सेंचुरी के यान सेंग, वो 657 बुक्स लेके फरार हो गया। क्या हो गया? फरार हो गया। भाई बहुत जोरदार कैंपस था, 7 ह्यूज हॉल थे, बड़े बड़े हॉल, 300 क्लासरूम थी। इतनी तो तुम्हारे स्कूल में क्लासरूम नहीं है। स्पेशल सन्यासियों को रहने के लिए स्पेशल मोनेस्ट्री बनाई थी। 7 बड़े बड़े हॉल थे, 300 क्लासरूम थी एंड स्पेशल रूम्स आर अलॉटेड टू मॉन्क्स एंड सन्यासी। क्लियर? याद रखना है आपको। क्लियर? भाई कौन सा आया था यात्री? यात्री की बात करें, यान सेंग आया था, कितनी किताबें लेके आया था? 657 किताबें लेके चला गया था। चातुर्मास उन्होंने वही निकाला था। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, बड़गांव बिहार पटना में, याद हो गया होगा। अब समझते हैं, ये है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। धर्मगुंज लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम क्या है? धर्मगुंज। कई सारी किताबें थी, बेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट लाइब्रेरी थी। फंडिंग की बात करें, इसका मेंटेनेंस था। द यूनिवर्सिटी वाज फ्री फॉर स्टूडेंट, चेलों के लिए फ्री थी, बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री थी। मैनी सराउंडिंग, कई सारे गाँव के लोगों ने इसके मेंटेनेंस के लिए डोनेट करते थे। फूड एंड क्लोथिंग वे प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग द अर्निंग फ्रॉम दिस विलेजेस। गांव से मांग के लेके यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, आज जो गांव के लोग दान देते थे। फिर अभी बिटवीन क्या हुआ, 5th एंड 11th सेंचुरी में नालंदा वाज एस्टीम्ड ग्लोबल सेंटर फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च। नालंदा वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर एज द आइडल स्टूडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटी थी नालंदा बिहार के अंदर, टॉप की यूनिवर्सिटी। और इसी जल के बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था। और ये यूनिवर्सिटी कम से कम, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली, 3 साल जलती रही तब जाके जली। सोचो, कंटिन्यूस, तब जाके किताबें सारी नष्ट हुई हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? बड़गांव बिहार पटना। कुमार गुप्त, चातुर्मास, किसका चातुर्मास? महावीर स्वामी का। कई सारे फिलोसोफर आए, यान सेंग आए, 657 लेके चाइना फरार हो गया। कितने बड़े हॉल थे? 7 हॉल थे, 300 क्लासरूम थी, रेसिडेंशियल था। क्लियर? ये आपको याद रखना है, समझ लेना है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम क्या था? धर्मगुंज। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब बात करें तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सर ये तक्षशिला कहाँ पे है? ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, पाकिस्तान के अंदर है। और ये रावलपिंडी जो है ये गांधार रीजन की राजधानी थी, गांधार। सर ये गांधार क्या है मुझे नहीं समझ आया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर 1st या 2nd सेंचुरी के अंदर हमारे यहाँ पे 16 स्टेट बनाए, जैसे अभी 28 स्टेट ने 16 महाजनपद बनाए। कितने बनाए? 16, जिसके अंदर कुछ थे कुरु, पंचाल, विराटनगर, उज्जैनी, फिर कौशल्य, इस तरह कुछ, भज्जी, मगध, बिहार का नाम मगध रखा गया, मथुरा को सूरसेन ऐसा कुछ कहा गया। ऐसे अलग अलग रीजन थे। गांधार पाकिस्तान को कहा गया। तो ये गांधार रीजन की राजधानी थी रावलपिंडी, और वो कहाँ पे थी? आपके पाकिस्तान में। द नेम अकॉर्डिंग टू एशियन बिलीफ द यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड तक्ष। राजा तक्ष ने, जो भरत के पुत्र थे, द ब्रदर ऑफ द लॉर्ड राम फ्रॉम द रघुकुल लाइनेज, वो रघुकुल मतलब रघुराम भगवान के वंशज थे राजा भरत, उनके पुत्र तक्ष ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया। इसके लिए इसका नाम क्या रखा? कहाँ पे थी? रावलपिंडी, याद रखना है। ठीक है। करिकुलम की बात करें तो यूनिवर्सिटी वॉज 64 सब्जेक्ट। भाई 64 सब्जेक्ट तो होंगे क्योंकि 64 कलाएं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 64 आर्ट इन इंडियन, यस। ऑन देयर पर्सनल इंटरेस्ट आयुर्वेद रूट, कई सारे जीवक, द पर्सनल फिजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्ध लर्नड इज फाउंडेशनल को लेसन ऑफ द आयुर्वेद। जो जीवक था, जीवक उस बंदे का नाम है जो गौतम बुद्ध का पर्सनल आयुर्वेदिक डॉक्टर था, उसने शिक्षा ग्रहण कहाँ से की थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी।
तक्षशिला कहाँ पे? रावलपिंडी। रावलपिंडी किसकी राजधानी? गांधार रीजन की। फिर आश्रम सिस्टम था और मोस्ट स्टूडेंट लिव्ड इन द कैंपस, ज़्यादातर सारे बच्चे कैंपस में रहते थे और गुरु के अंडर में सारी चीज़ें सीखते थे। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। अब टीचर स्टूडेंट रेशियो द स्टैंडर्ड रूल ऑफ एलोकेटेड, हर टीचर को 20 बच्चे मार दिए जाते थे। कितने? 20। सर अभी तो 200 बच्चे देते हैं। 20 तो कम ही है, 20 बच्चे तो कोई देता ही नहीं, सब उसको ज़्यादा ही दे दिए। क्राउडेड सेंटर 7वीं सेंचुरी में आयुर्वेदिक हब बन चुका था, एजुकेशन का हब बन चुका था। कई सारे दूर दूर से, बनारस से, राजगृह, बिहार से, मिथिला से, उज्जैन से लोग पढ़ने यहाँ पे आते थे। और रॉयल स्टूडेंट यदि हम बात करें, वाराणसी और किंग प्रसेनजीत, कौशल्य डायनेस्टी के किंग प्रसेनजीत और बनारस के राजकुमार, ये सब लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। अब बात करें लेजेंडरी स्कॉलर जो यहाँ पे पढ़े हैं, भैया पन्नी। कौन है ये पन्नी? भैया ये अष्टाध्यायी किताब के राइटर हैं। जानते हो ना कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत में। कौटिल्य, चाणक्य भैया यहाँ ही के थे। ठीक है, गुरु प्रैक्टिस, अलग अलग चीज़ें, गज विद्या, वेद, सबके बारे में ज्ञान देते थे। और इस टाइम पे फयान नाम का आया था तक्षशिला में यात्रा करने, जो 5th सेंचुरी के अंदर आया था। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं हु विजिटेड इन द तक्षशिला यूनिवर्सिटी? फयान। और आपसे पूछे हु विजिटेड इन द नालंदा यूनिवर्सिटी? यान सेंग, चाइनीज ट्रेवलर, याद रख लेना। क्या पता चल गया? कहाँ पे है ये? रावलपिंडी में। कहाँ के राजा बने? बनारस के राजा कौशल के प्रसेनजीत भी पढ़े थे यहाँ पे। समझ गए? चला पता। और इसी यूनिवर्सिटी में हमारे चाणक्य भैया भी पढ़े हैं। अब बनारस एजुकेशन का सेंटर बना। बनारस क्या है? यूपी की एक जगह है जो पिलग्रिम कई सारे यात्री आए। किंग अजातशत्रु ऑफ बनारस। अजातशत्रु कौन थे भैया? ये अशोक के पुत्र थे। एक मिनट, सॉरी, अजातशत्रु कोई और ही बंदा है, सॉरी। फिलोसोफर उस टाइम के राजा थे बनारस के। व्यास संहिता रिकॉर्ड द एशियंट व्यास संहिता स्पेशली मेंशन द ग्रेट महर्षि वेद व्यास हैड द प्राइमरी आश्रम लोकेटेड इन बनारस। तो इसका जो हेड हुए वो व्यास संहिता नाम की किताब है जो वेद व्यास ने लिखी है शायद। उनके बारे में लॉर्ड बुद्ध ने यहाँ पे सीखी चीज़ें, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और आदि शंकराचार्य, कई लोगों ने बनारस में रह के शिक्षा ग्रहण की। ड्यू टू बनारस एंड हाई इंटेलेक्चुअल मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर फैमिलीज फ्रॉम पंजाब माइग्रेटेड, कई सारे पंजाब कश्मीर से कई सारे पंडित बनारस में आ गए इसीलिए, क्योंकि बनारस एक बहुत बड़ा सेंटर था जो कि यूपी में, आज के मॉडर्न यूपी में। और यहाँ पे सरनाथ की मोनेस्ट्री पास में थी। सरनाथ वही जगह है जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने, वही जगह है। और एम्पायर अशोक भी वहाँ पे आ चुके थे, इस चीज़ें के बारे में दिया गया है। अब बात करें, वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर आई हुई है। और ये वल्लभी यूनिवर्सिटी है जो गुजरात का बहुत बड़ा सेंटर है। हमने यहाँ पे टोटल चीज़ें पढ़ी हैं 4 अभी तक। पहली हमने पढ़ी है आपकी नालंदा, सेकंड पढ़ी हमने तक्षशिला, थर्ड हमने पढ़ा है बनारस का एजुकेशन सेंटर, और चौथी हम पढ़ रहे हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। ये गुजरात के अंदर है। इसको किसने बनवाया, क्या फेमस थी, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। कौन सा यात्री यहाँ पे आया था? दिस यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन गुजरात। भैया एजुकेशन का बड़ा सेंटर है 7th सेंचुरी में। और द कंटेम्प्रेरी 480 AD से लेकर 275 AD मैत्रक राजा ने इसको बनवाया। मैत्रक डायनेस्टी के राजा भट्टर के ने बनवाया है। भट्टर का नाम दिया या नहीं दिया वो देखते हैं। इसको वल्लभी के नाम से जाना गया। विद्याधाम आज भी विद्या नाम है, जिसका नाम वल्लभ विद्यानगर नडियाद के अंदर आज भी ये सेंटर बना हुआ है। आज भी शिक्षा के लिए वल्लभ विद्यानगर में कई सारी कॉलेजेस आई हैं। वल्लभ विद्यानगर सर्च करना नेट पे, पास में नडियाद में है। और फेमस प्रिंसिपल स्थिरमती और गुणमती सर्व एज द प्रिंसिपल हेड। इसके 2 प्रिंसिपल रहे, स्थिरमती और गुणमती। ये मैंने क्लास 6 में पढ़ चुका था इनके बारे में। मैं जब क्लास 6 में था मुझे याद है, स्थिरमती और गुणमती नाम के 2 प्रिंसिपल थे वल्लभी यूनिवर्सिटी के। इनके बारे में कई सारे ग्लोबल कंपनी स्टूडेंट्स आए, डिस्टेंट कई सारे अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स आए। एक ट्रेवलर आया चाइनीज, आई सिंह। कौन आया? आई सिंह। नोटेड, याद रखना। इन फेम एंड क्वालिटी विद द ग्रेटर नालंदा यूनिवर्सिटी वल्लभी डायरेक्टली कम्पिटेटेड। वल्लभी की कंपटीशन किसके साथ चलती थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। वल्लभी कहाँ? गुजरात में, नालंदा कहाँ? बिहार में। उसके साथ कंपटीशन चली थी। ऐसा किसने कहा? आई सिंह ने कहा। भाई हर टाइम पे कोई ना कोई ट्रेवलर आया हुआ है। तक्षशिला में फायन आया था, अपने नालंदा में यान सेंग आया था, और अपने वल्लभी में आई सिंह आया था। याद रख लेना, ये चीज़ें समझ लेना और आप लोग को काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। मैत्रक किंग कौन सा था? वो देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर से प्रभावित था। कई सारे फेम थी। ट्रेजिक एंड हुआ 750 में। इन्वेडर कई सारे लोगों ने अटैक कर दिया और ये यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और फंडिंग सिस्टम की बात करें, डेली ऑपरेशन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वियर एंटरली रेगुलर चैरिटी डोनेशन, राजा दान करते थे, उससे इसका पालन पोषण होता था। किसके बारे में बात की? वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर पूरा, जिसमें हमने कई सारी किताबों के बारे में डिस्कस किया। कहो तो एक छोटा सा MCQ राउंड घुमा लेते हैं, 2-3 MCQ राउंड घुमा लेते हैं। एक बार फिर से फटाफट स्पीड में समझ लेते हैं। किताबों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कौन सी किताब किसने लिखी, एक बार लास्ट टाइम समझ लेते हैं। कौन सी किताब किसने लिखी मुझे पता है, आप लोग को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट। अब इसमें किताबें समझ लेते हैं। किताबें कौन सी हैं? देखो, स्मृति ग्रंथ, त्रिपिटका, सुखपिटका, विनय पिटका, ये आप लोग जानते हो कहाँ पे हैं।
ये अर्थशास्त्र कौटिल्य की सबसे पहली किताब आ गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर समझते हैं, हाँ आपने कालिदास भाई की किताबें याद रख लेना, कुमार संभव है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ऋतु संभार, अभिज्ञान शकुंतलम, ये किताबें याद रख लेना। फिर हमने आगे डिस्कस किया है भावभूति की उत्तर रामचरित, भैरावी की कीर्ति अर्जुनियम, विशाखा की मुद्रा रक्षा है, शूद्रक की मृच्छक टीकम है, दंडी की 10 कुमार चरितम है। ये सारी किताब आपको याद रखनी है, ये मास्टरपीस किताबें हैं। और बाण भट्ट की कादम्बरी है, जो किसके दरबार में बैठता था, हर्षवर्धन के दरबार में बैठता था, ये आपको याद रखना है। फिर भक्ति पोएट के अंदर नरसिंह मेहता, दयाराम, प्रेमचंद, ये सारे छप्पा 6 लाइन का स्टेंजा होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं छप्पा कितने लाइन का स्टेंजा है। ओल्डेस्ट किताब की बात करें, तमिल की बात करें, उत्तु पताई, इत्थु कोई, तोलकपियाम, तोलकपिया, तो पुत्तु पुत्तु कुरल और शिल्पाधिकारम, मणि मेखला, ये सब याद रखा। खम्मन ने क्या लिखा था, तमिल के अंदर अपना रामायण ट्रांसलेट किया था, वो आपको रामायण नहीं, हाँ रामायण ट्रांसलेट किया था, तो आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोग को समझनी है। अलग अलग किताबें, राजतरंगिणी, कथा सरिता सागर और पंपा पूना राना, पंपा के आदि पुराण याद रखना। और पंपा भाई ने हमारे जो चीज़ें लिखी हैं कि अर्जुनियम, कीर्ति अर्जुनियम, विजयंती, फिर शांति पुराण है, फिर आदिनाथ पुराण है, फिर गदायुद्ध, ये सब आपको किताबें याद रखनी है। ठीक है, बाकी की सारी रिवीजन कर लेना। आई होप दैट आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।